अगर वेव ऑप्टिक्स आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है तो बस ये जो सवाल बता रहे हैं पैटर्न के साथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इससे काम हो जाएगा। ठीक है ना, शुरू से देखते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा है तो जितना हो पाए अभी कर लेंगे सारा, और इससे आपको हम सवाल भी बनाएंगे और वो फॉर्मूला भी सारा यूज करके बनाएंगे, तो आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स का काम खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो पहला सवाल, वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। जब भी कोई सोर्स इन्फिनिटी पे होता है ना तो उसका वेव फ्रंट हमेशा प्लेनर बनता है, हमेशा प्लेनर। याद रखिएगा, वेव फ्रंट कोई भी शेप का हो, अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस जाता है तो बन जाता है प्लेन वेव फ्रंट, यानी पहला का आंसर हो जाएगा प्लेनर। दूसरा, हाइजन प्रिंसिपल के हिसाब से लाइट क्या है, वेव है। तीसरा, एक कोहेरेंट सोर्स है, उसमें आपको कहता है कि एक का इंटेंसिटी आई और एक का इंटेंसिटी 4i है। जब दो वेव जाके मिलता है ना, I1 और एक है I2, एक का इंटेंसिटी आई और एक का इंटेंसिटी है 4i, तो जब दोनों मिलेगा तो मैक्सिमम आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1√I2, ये फार्मूला होता है। और आई मिनिमम में यहाँ माइनस लग जाता है, क्योंकि आप जानते हैं आई मैक्स √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9i, क्योंकि I1 में आई इसमें डाले, इसका वैल्यू आएगा i, तो आंसर आ जाएगा 9i एंड i। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब ये कर लिए तो वेव खत्म। वाट हैपेंस इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को हटा के व्हाइट लाइट लगा देंगे तो हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट में सातों कलर होता है, सातों मैक्सिमा सेंटर पे बनाएगा और फिर से सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट यानी व्हाइट ही दिखेगा, और उसके अगल बगल जो व्हाइट पैटर्न है उसके अगल बगल हल्का रेडिश दिखता है, लेकिन बाकी कोई पैटर्न क्लियर नहीं होता है, कलर होता है क्लियर नहीं होता है। कोई भी डिस्क जो आपको मल्टीपल कलर का दिखाई देता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसका कारण कौन सा है, उसका कारण है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस किस प्रिंसिपल बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट को अगर आपने पानी में डुबा दिया, YDAC एक्सपेरिमेंट को, तो फ्रिंज पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम जानते हैं जब भी पानी में जाता है तो वेवलेंथ जो होता है उस मीडियम में जितना वैक्यूम में था उसका उतना डिवाइड बाय म्यू हो जाता है, यानी वेवलेंथ हमेशा कम हो जाता है। जब वेवलेंथ कम होगा तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। ये कैपिटल D तो आप जानते हैं स्क्रीन की दूरी है, स्मॉल d स्लिट की दूरी। तो अगर आपका पानी में गया है वेवलेंथ यानी पैटर्न सारा का सारा एपरेटस, तो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाता है, तो आंसर होगा डिक्रीज। अब है YDAC में मोनोक्रोमेटिक सोर्स को अगर येलो लाइट से रिप्लेस कर दे, येलो लाइट को रिप्लेस कर दे रेड लाइट से, येलो का वेवलेंथ से रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। और अभी बताएं फ्रिंज विड्थ में लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा करेंगे तो फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 9, एक YDAC है जिसमें कहता है कि इंटेंसिटी जो है वो सेंट्रल मैक्सिमम I0 है। आपको पता है अगर I बराबर दो वेव जाके मिलते हैं, दोनों का इंटेंसिटी सेम मान रहे हैं, I0 ऐसे मानते हैं, तो I इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। लेकिन इस बार I0 को I0 डैश मान लेते हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका I0 के टर्म में दिया हुआ है। तो अगर इंटेंसिटी I0 है सेंटर पे, तो सेंटर पे पता है ना फेज 0 होता है मैक्सिमम के लिए, तो फाई का वैल्यू 0 डाल देंगे, आई की जगह I0 डाल देंगे, तो I0 इक्वल टू 4I0 डैश हो जाएगा, दिख रहा है ना cos 01, तो I0 डैश का वैल्यू आ जाएगा I0 डिवाइड बाई 4। तो ये जो दो जाके वहाँ मिलने वाले हैं दोनों का वैल्यू असल में I0/4 है और I0/4 है, दोनों मिलके अलग अलग इंटेंसिटी वहाँ क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर एक को हम कवर कर दे यानी एक इंटेंसिटी को हटा ही दे, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड, तो बोलता है बताइए सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, तो एक हट ही गया तो अकेला यही बचा, तो I0/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सफाई आप देख सकते हैं इसको, ये तो वीडियो के फॉर्म में है तो आप कुछ भी करके देख सकते हैं। अगला सवाल है YDAC में एक जगह जहाँ पाथ डिफरेंस λ/6 है, आपको पता है पाथ डिफरेंस अगर λ/6 है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 2π/λ को अगर आप पाथ डिफरेंस से इंटू करते हैं तो ये कट जाता है, ये आता है π/3। इस जगह पे इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी अभी आपको बताए थे 4I0 cos स्क्वायर 5 डिवाइड में 2, 4I0 5/2, 5 की जगह पे π/3 लिखेंगे तो π/6 हो जाएगा, और cos π/6 यानी cos 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 तो आ जाएगा, और इधर 4I0 तो है ही, ये आई का वैल्यू आया। और मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलता है अगर I0 है, I0 का मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर 5/2 cos 01 रखना होगा, मैक्सिमम के लिए भी बताए थे ना कि 5 का वैल्यू 0 होता है, तो I/I0 कितना होगा, 4I0 कट जाएगा, तो I/I0 इसका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, बिल्कुल इसी में से ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसी में से कुछ रहेंगे, इतना ध्यान रहे, इसी टाइप का पैटर्न रहता है।
कैसे बनाया इसको, पाथ डिफरेंस से पहले फेज डिफरेंस निकाल दिए। सवाल था कि दो इंटेंसिटी, एक आई है एक आई नोट है, आई नोट मैक्सिमम है, जहाँ मैक्सिमम हो जाए इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4 आई नोट ही सिर्फ लिख लेना है, क्योंकि मैक्सिमम में कॉस स्क्वायर 5/2 1 ही हो जाता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब फिर से। क्वेश्चन नंबर 10 तक का काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंसीडर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ स्मॉल पिन होल एज द साइज ऑफ होल इंक्रीज। अगर साइज ऑफ होल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा भाई, फ्रिंज पैटर्न साइज डिक्रीज करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साइज डिक्रीज। एक मिनट, पेन को कंसीडर कर ले हम लोग। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा साइज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लाइट अगर एक पॉइंट सोर्स से निकलता है तो कैसा होगा, उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, आप जानते हैं पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दो वेव को कोहेरेंट कब कहते हैं, जब उसके फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको डी दिखेगा। ठीक है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, दो वेव का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है 9:1 है, यानी कि I1/I2 का वैल्यू है 9/1, और कहता है वेव सुपर इम्पोज करता है तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या होगा, आई मैक्स का वैल्यू होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से I1 की जगह आप लिख सकते हैं 9I2, है ना, ये वाला चीज़ से। तो यहाँ पे आप दोनों को डिवाइड कीजिए, I1 की जगह 9I2 लिखिए, तो रूट हटेगा तो 3I2 में से I2 जाएगा तो ऊपर में 4 हो जाएगा, नीचे में 3I2 में से I2 नीचे में 2 हो जाएगा। तो आप इसका रेशियो देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 4:1, क्योंकि 4/2 कट के स्क्वायर है तो 4:1। बहुत ईजी है ये। इंटरफेरेंस पैटर्न YDAC में है। अगर सेपरेशन बिटवीन, अब ये कोई सवाल हुआ बताइए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल डी होता है। याद रखिएगा YDAC में दो स्लिट होता है, एक S1 और एक S2, इसके बीच का सेपरेशन को स्मॉल डी और स्क्रीन की दूरी को कैपिटल D कहते हैं। अगर D को कम करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, D को ज़्यादा करेंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, D को कम करेंगे तो आप ये वाला सवाल इसी तरह से देख सकते हैं। जैसे 15 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा D नंबर। चेक कर लीजिएगा कितने टाइम्स बढ़ेगा, वो आपको आराम से दिख जाएगा। फॉर्मूला आपके पास है। अगर हम कोई सोर्स में हैं, अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो क्या होगा वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हाफ भी कर रहे हैं और एक को डबल कर रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 4 टाइम्स। नेक्स्ट, अगर वाइट लाइट यूज करते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमम कलर कैसा होगा, वाइट ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। नंबर 17, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ फ्रिंज आर। सिंगल स्लिट में इंटेंसिटी और विड्थ दोनों ही क्या होता है, अनइक्वल विड्थ एंड अनइक्वल इंटेंसिटी। सी नहीं डी, गलती से सी टच हो गया, देख लीजिएगा, सी नहीं डी। एक रिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया है बीम ऑफ रेड लाइट, व्हाट विल हैपन इफ। अब रेड लाइट को अगर आप ब्लू लाइट से रिप्लेस करेंगे तो वेवलेंथ कम करेंगे, तो वेवलेंथ कम करने पे क्या होता है, इसका आंसर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर होगा बी, डिफ्रैक्शन बैंड बिकम्स नैरोअर, है ना, वेवलेंथ कम हो रहा है ना, तो इसलिए लेमडा कम होने पे वो कम हो जाता है। इसके बाद 19, 20 ये असर्शन रीजन वाले सवाल हैं, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, आंसर सबके आप चेक कर लीजिएगा। इसको भी बनाने में समय पढ़ना पड़ता है बहुत, तो समय जाएगा। कोई भी सवाल, जैसे क्वेश्चन नंबर 21, इंटरफेरेंस होने, डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या साइज होना चाहिए, 10⁻⁻7, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये वेवलेंथ विजिबल रीजन का वेवलेंथ होता है। तो हाँ भाई, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस जो होता है उसका जो साइज होगा वो वेवलेंथ के अप्रॉक्स होना चाहिए। डिफ्रैक्शन का नियम ही है कि साइज अप्रॉक्स बड़ा होना चाहिए लेमडा के, बहुत बड़ा हो गया तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ये है कि हाँ भाई, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये चल जाएगा, इसका आंसर आपको उस हिसाब से सेट हो जाएगा। तो 21, 22 ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हम धीरे धीरे इसको पार करते हैं। 19 पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के, 20, 21, फिर है 22, दिन 23, 24, इसमें हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा थोड़ा बहुत तो सवाल के थ्रू ये सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अभी हम सवाल करवा ही रहे हैं, 25, 26 तक है ऐसा ना, हम ये सवाल दिया। 27 से सवाल पे आते हैं, सारा इजी है। नंबर 27, ठीक है, ये वेब ऑप्टिक्स का। अब इसके अलावा बाकी चैप्टर्स के भी अगर पॉसिबल होता है तो आज रात तक में आपको वो बना के हम डाल देंगे, ठीक है, चैनल पे ही डालेंगे, हर बार आपको ग्रुप में फिर ये भेज नहीं पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन स्क्रीन इन YDAC, जहाँ की सोर्स मिलते हैं एक बार, फेज डिफरेंस 0 है। अभी फॉर्मूला बताए थे, इंटेंसिटी बराबर 4I0 cos² 5/2।
एक बार फाई का वैल्यू 0 है, cos 0 1 होता है, तो पहला केस में इंटेंसिटी आएगा 4I0। और दूसरा में बोला है फाई का वैल्यू है π/2, जब π/2 डालेंगे तो 5/2 है वहाँ पे, तो π/2 यानी π/4 हो जाएगा, तो सेकेंड इंटेंसिटी हो जाएगा 4I0। और यहाँ पे cos π/2 था 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड करिए तो I0/I2, ये तो आपको 4I0 कट जाएगा 2:1। आंसर कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ऊपर जाकर 2:1, तो 28 का आंसर आएगा 28 नहीं 27 का आंसर आएगा 2:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। नंबर 28 हम लोग चेक करते हैं। हाँ, हाउ विल इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSC गेट अफेक्टेड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट S1 एंड S2 इज रिड्यूस्ड एंड इंटायर सेटअप इज इमर्ज्ड इन वाटर। अब इसमें कोई बात ही नहीं है, हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अगर आप स्मॉल d को कम करते हैं तो बीटा बढ़ेगा, इमर्ज करते हैं पानी में तो लैम्डा का वैल्यू घटेगा तो बीटा भी घटेगा। ये जस्टिफाई ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन ना समझ में आए हमको मैसेज कर दीजिए, आपको उसका आंसर हम भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया क्या? हाँ 28 हो गया। 29 इज द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज इन अकॉर्डेंस विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जस्टिफाई। क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से? इसको जस्टिफाई कीजिए। वैसे तो बिल्कुल ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से है, लेकिन अगर जस्टिफाई करने बोलेगा तो आपको शो करना पड़ेगा। कैसे शो करेंगे? शो करने के लिए क्या कर दीजिए, कुछ भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप। शो करने के लिए आप ये कीजिए कि मान लीजिए जब I1 I2 दो वेव था तो शुरुआत में एवरेज इंटेंसिटी कितना होगा? अगर दो वेव मिले, एक I1 प्लस I2, दोनों को जोड़ के /2, ये शुरुआत में एवरेज था, ठीक है। और जब इंटरफेरेंस हुआ तो I मैक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। I मिनिमम हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इस बार अब आप I एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आप I मैक्स प्लस I मिनिमम को जोड़ के डिवाइड में 2 करेंगे। चेक कीजिए, ये भी आपका वही आएगा, I1 प्लस I2 बाई में 2, जो भी है वैल्यू सेम का सेम आएगा एवरेज वैल्यू के लिए। तो याद रखिएगा दोनों ही केस आपका वैल्यू सेम देने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पहले आपको I एवरेज जब इंटरफेरेंस नहीं हुआ था तो I1 प्लस I2 एवरेज वैल्यू दोनों को जोड़ दिए, और अब जब हो गया है तो I1 प्लस I मैक्स प्लस I मिनिमम बाई 2 करेंगे तो यहाँ भी I1 प्लस I2 आएगा, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि भाई ये सेम है। चेक कीजिएगा, सेम ना हो हमको बताइएगा, बिल्कुल सेम आएगा। आया समझ में? अब मिटाना है। पहला में I एवरेज I1 प्लस I2 जब इंटरफेरेंस नहीं हुआ था, दोनों को मिलाए वही एवरेज कहलाया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। In what way diffraction from each slit is related to interference pattern in a double way is diffraction from each slit related to? अच्छा देखिए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि दो स्लिट होते हैं। अब दो स्लिट होते हैं तो दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन S1 है, एक S2 है। कहने का मतलब कि ये दोनों तो इंटरफेरेंस देंगे, लेकिन एक स्लिट से जो इतने इतने पॉइंट्स है ये सब तो असल में डिफ्रैक्शन कर रहे हैं। इसी बात को लैंग्वेज में लिख देना है कि हाँ असल में इंटरफेरेंस में होता क्या है कि दो अलग अलग स्लिट होते हैं, डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट होता है। तो इंटरफेरेंस जहाँ हो रहा है वहाँ डिफ्रैक्शन भी हो रहा है। याद रखिएगा कि इसमें होता क्या है कि स्लिट के बीच का सेपरेशन अगर D है और स्लिट का विड्थ A है तो D/A जो होता है ना, यही बताता है नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, यही है D/A। अगर D/A का वैल्यू बढ़ता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है धीरे धीरे इंटरफेरेंस के डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो इंटरफेरेंस के साथ मिलता हुआ दिखेगा। तो इसमें आपको बस ये शो करना है कि जहाँ इंटरफेरेंस होता है वहाँ डिफ्रैक्शन भी होता है, बस यही क्वेश्चन में आपको शो करना है और कुछ नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर, ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में वही था। 30 का B पार्ट क्या है? दो वेवलेंथ है सोडियम लाइट का, एक 590 एक 596, और दोनों को डिफ्रैक्शन के लिए यूज किया गया है। आपको साइज दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, विड्थ का साइज A दिया हुआ है जिसको आप समझते हैं। ये सिंगल स्लिट का सवाल है, रुकिए ठीक से बना देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन ही रहेगा। ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि यही इतने ही में से आने वाला है, ठीक है। दो वेवलेंथ है, और चूंकि आपको पता होना चाहिए कि सिंगल स्लिट में अगर मान लीजिए एक स्लिट है जिसका साइज आप स्मॉल d कहते हैं, एक ही स्लिट है, तो इसमें मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ कहाँ बनता है? मिनिमा का कंडीशन जान लीजिए, y इज इक्वल टू n, देखिए n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। जो पहले मैक्सिमा का था वो मिनिमा का यहाँ पे,
और यहाँ मैक्सिमा का क्या क्या कंडीशन है, मैक्सिमा बनता है y इज इक्वल टू n प्लस 1/2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, है ना, दूरी लिख दी है मैं इसमें। तो इस बार आपको क्या क्या दिया हुआ है, दो अलग अलग वेवलेंथ लेमडा 1 लेमडा 2, है ना। तो डिफ्रैक्शन जो है कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो ये वाला है कैपिटल डी का वैल्यू, ये वाला है स्मॉल डी का वैल्यू, ठीक है। अब कहता है कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन इन 2 केसेस। अच्छा, फर्स्ट मैक्सिमा बोला है, मिनिमा का बात ही नहीं बोला है। तो एक बार आप फर्स्ट मैक्सिमा यानी y बराबर, फर्स्ट मैक्सिमा बराबर मतलब हो गया y इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो एक बार लेमडा 1 डालिए उससे y1 आएगा, और एक बार y2 निकालिए 3/2 लेमडा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और दोनों का डिफरेंस कर दीजिए यानी घटा दीजिए, यानी कि y2 ज़्यादा होगा, y2 माइनस y1 निकालना है। सब कुछ दिया हुआ है, लेमडा दिया है कैपिटल डी स्मॉल, तो y2 माइनस y1 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे भी होगा एग्जाम में आपको जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट, हम चाहते नहीं कि वीडियो लंबा हो, इसीलिए फटाफट काम कर रहे हैं। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आपको फॉर्मूला मिटा दिए हैं, पीछे मुड़ के देख सकते हैं वीडियो में। ग्राफ निकालना है, अगला है सवाल ग्राफ, वेरिएशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ, जिसमें क्या फ्रिंज विड्थ का वेरिएशन दिखाएंगे, किसके साथ भाई, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लेट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। अच्छा, फ्रिंज विड्थ क्या होता है भाई, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो आपको ग्राफ बनाना है बीटा का कैपिटल डी के साथ, और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, बीटा और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। स्लोप, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, बीटा बाई डी, यही है इसका स्लोप। स्लोप क्या देगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस करें, 31, उसके लिए जहाँ जगह मिला वहाँ बना रहे। टैन थीटा बीटा होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, डिवाइड में कैपिटल डी कट गया तो ये आ जाएगा लेमडा बाई डी। तो स्लोप देता है लेमडा बाई डी, यानी अगर आपको स्लोप पता है और स्मॉल डी का वैल्यू पता है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है ना, क्या आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं स्लोप से, आप लेकर स्लोप से हम ये पाते हैं रेशियो ऑफ लेमडा बाई डी। अगर ये असल में लेमडा बाई स्मॉल डी जो है, इसमें स्मॉल डी अगर पता है तो हम लाइट का वेवलेंथ सिर्फ स्लोप के जरिए निकाल सकते हैं, यही लिखना होता है इसमें, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल, इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो हम फिर से बोल दें, ये वाला आप हाइजन प्रिंसिपल एग्जाम में जरूर आता है लिखने। हाइजन प्रिंसिपल के हिसाब से स्नेल्स लॉ प्रूफ करने आएगा, ये वही है, स्नेल्स लॉ प्रूफ करने आएगा, और हाइजेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूफ करने आएगा। अगर इसमें भी डाउट है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप बहुत बार रट चुके हैं, कर चुके हैं, 2 लॉ है, आपको डायग्राम बनाए करना है, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। इसमें समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर भी डाउट हो मैसेज कीजिए, एक वीडियो उस पर बना देंगे छोटा सा, 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाता है वो। किसी को अगर हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्योरी में प्रॉब्लम हो गया है तो बोलेंगे तो वही बना देंगे। ये हम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कलेक्शन कर दिए हैं, ये पढ़ के जाइए, आपका पूरा रे ऑप्टिक्स काम खत्म। इसके बाद हम बनाते हैं बाकी चैप्टर्स का भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में वही है। नेक्स्ट, नित्या उधर से चिल्लाई जा रही है, वही आपको आवाज़ मिल रहा होगा, मेरी बेटी का आवाज़ आ रहा होगा उधर से, उसको आप डिस्टर्बेंस कम करेंगे, आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। अच्छा, जब लाइट रेयर से डेंसर में आता है तो लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, कारण क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब लाइट एटम से इंटरेक्ट करता है तो असल में एटम ऑसिलेट करने लगते हैं उस लाइट की फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो इसमें कहा जाता है कि भाई ऐसा माना गया, आप जानते भी ये थ्योरी की, फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो ऑसिलेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो फ्रीक्वेंसी, तो जब ऑसिलेट करता है तो उतना ही फ्रीक्वेंसी री इमिट भी करता है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी इमिट भी करेगा ऑसिलेशन के बाद, इसीलिए कहा जाता है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ऑलरेडी आपके बुक में मिल जाएगा ये, तो आपको कहना है कि हाँ भाई फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, क्योंकि ऑसिलेटर यानी कि एटम जितना फ्रीक्वेंसी ये करता है, गेन करता है, उतना ही इमिट करता है, सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरा, क्या स्पीड चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगा, तो आप कहिएगा देखिए एनर्जी का सीधा सा ये रिलेशन एम्पलीट्यूड से है, स्पीड से नहीं, और एम्पलीट्यूड सेम रहता है, इसीलिए स्पीड चेंज भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डिक्रीज इन एनर्जी क्या रिडक्शन होगा एनर्जी में, अगर स्पीड घटता है तो जवाब होगा नहीं। तो पहला फ्रिक्वेंसी सेम रहता है, कारण क्या है उसका जवाब अभी आपको मिल चुका है। और दूसरा कि भाई स्पीड चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा ये 2 सवाल। पहला वाला भी आपको दोनों ही एनसीईआरटी में है, और दोनों ही आप एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ओहो, इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होगा, अब आप जानते हैं बीटा इज इक्वल टू होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब ये जो 2 स्लिट है S1 और S2, इसके बीच की दूरी को काफ़ी कम कर दी, ये काफ़ी कम हो जाएगा, तो बीटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
और बहुत ज़्यादा अगर हो गया, बहुत कम करना, इन्फिनाइटली क्लोज, तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको इंटरफेरेंस दिखने वाला नहीं है। एक ही फ्रिंज इतना चौड़ा बन जाएगा कि इंटरफेरेंस दिखेगा नहीं। और अगर काफ़ी दूर कर दे, अगर डी बहुत ज़्यादा कर दे, तो ये इतना कम बन जाएगा कि इस इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा। तो दोनों ही केस में इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा, बस वही बात लिख देना है जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट सवाल, इंटेंसिटी YDAC में निकालना है उस देखो ये भी सवाल है। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन ए स्क्रीन इन YDAC वेयर द इंटरफेरिंग वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/4 एंड λ/3। इंटेंसिटी इक्वल जब भी रहता है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? एक बार थ्योरी पोर्शन जरूर पढ़िएगा, तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। और आप नहीं पढ़े हैं तो इसके जरिए जल्दी जल्दी सीख जाएंगे आप। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अभी बताए थे, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब यहाँ दो अलग अलग पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं बताए थे। फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। पहला बार पार्ट डिफरेंस कितना है, तो अरे चलो भाई पेन, हाँ पहला बार पार्ट डिफरेंस है λ/4, तो एक बार हो गया π/2 पहला केस में, और इस केस में पार्ट फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2π/λ इंटू λ/3, ये भी कट गया तो 2π/3, तो एक बार हो जाएगा 2π/3 और एक बार हो जाएगा π/2। तो ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला 4I0 cos स्क्वायर 5/2, इसमें एक बार 5 यानी एंगल की जगह 90 रखोगे, एक जगह बाद 2/3 डालोगे, दोनों से रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का देख रहे हैं, सीधे सीधे रेशियो दे देगा। चेक कर लीजिए आप पुट करके। पहला वाला अगर पुट करते हैं तो π/4 बन जाएगा, यानी कि I1 आ जाएगा आपको 2I0, जब ये डालेंगे तो आएगा 2I0, और ये डालेंगे जब आएगा तो I0 आएगा शायद, क्योंकि π/cos 5/3, हाँ I0 आएगा। तो दोनों का रेशियो आपको क्या मिल जाने वाला है, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, वही रेशियो आ जाएगा। कितना आसान है। रेशियो पूछा भी है कि नहीं पूछा है, वो खाली इंटेंसिटी निकाला अलग, तो पहला वाला कैंसिल हो जाएगा 2I0, दूसरा वाला कैंसिल हो जाएगा I0। चेक कर लीजिएगा इस फॉर्मूला में पुट करके, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है, ये एक ही बार अभी तक आपके CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है, लेकिन इसको जान लीजिए नहीं तो फंसिएगा। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को जानने से पहले कुछ फॉर्मूला जान लीजिए। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला डबल स्लिट में क्या होता है? पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है dy/D, है ना। इस बार क्या लिखता है, 38 नंबर है ना, 37 में कुछ सवाल था, क्या सवाल था, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, ये हट गया सिलेबस से, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये गलती से भी हम सवाल जब सेट कर रहे थे तो ये डाल दिए, तो फिर हम हटाए नहीं, क्योंकि बहुत एडिट करना पड़ता, हम हटाए ही नहीं। उसके बाद डेल्टा x इक्वल टू कितना होता है, dy/d। कहता है कि अगर एक पॉइंट P है जिसका दूरी जो है y, क्वेश्चन पढ़िए, द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा O पे इंटेंसिटी है I0, और आपको पता है ना इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो एट सेंटर पे इंटेंसिटी I का वैल्यू I0 है, तो I0 इक्वल टू 4I0 को I0 डैश कर देते हैं और cos 0 1 हो जाएगा, सेंटर पे cos 0 होता है, तो I0 डैश जो है आपका असल में I0/4 आ गया। ये I0 डैश का वैल्यू मिल गया, ये दोनों जाके मिलेंगे, जहाँ दोनों का इंटेंसिटी I0 मानते हैं, उसको I0 डैश डैश मान रहे हैं, उसका वैल्यू है I0/4। तो कहता है एक P पॉइंट पे जाके अगर ये मिलता है तो प्रूफ कीजिए कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो I0/4 होगा P पॉइंट पे। P पॉइंट का दूरी दिया हुआ है, यानी y का वैल्यू दिया है, तो y का वैल्यू पुट करते हैं। अभी बताए थे पार्ट डिफरेंस का वैल्यू होता है d, y जो है देखो क्या लिखा है, 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ का 1/3, तो यहाँ पे y की जगह पे लिखेंगे फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कितना होता है, लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d, तो यहाँ लिखते हैं लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d, डिवाइड में कैपिटल डी कटा, ये कटा, और बाई में 3 था, यानी इस बार आपको पार्ट डिफरेंस आ गया, कितना आ गया पार्ट डिफरेंस, λ/3। देखिए P पॉइंट है, पार्ट डिफरेंस λ/3 है। और फेज डिफरेंस कैसे निकलता है, फेज डिफरेंस निकलता है, पार्ट डिफरेंस को किससे इंटू करते हैं, 2π/λ से, λ/3 इंटू 2π/λ। तो आप क्या क्या कटेगा, देखो लैम्डा कट गया तो फेज डिफरेंस आ गया 2π/3 आ गया। अब बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0 डैश cos स्क्वायर 5/2। 4I0 डैश का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए 4I0 डैश का वैल्यू कितना निकला है, I0/4 cos स्क्वायर 5/2, यानी कि cos स्क्वायर 5/2, यानी π/3 बचेगा, 2 कट जाएगा, ये वाला 5/2 दिख रहा है, ये वैल्यू यहाँ डालेंगे। cos 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे, ये 4 से 4 कट गया, 1/4 बचेगा, यानी I0/4, ये प्रूफ हुआ, ठीक है ना।
आई इजिकल टू I0/4, जो कि प्रूफ करने बोला गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत कम दिखता है, ये ज़्यादातर बुक में गलत बनाए हुए रहता है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, लेकिन हाँ बस इतना ही काफ़ी है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें कुछ कुछ सवाल है, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो इतना फास्ट जो हम बोल रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे। 3 दिन बाद एग्जाम है तो इसमें बहुत प्यार से नहीं बताने वाला है, उतना समय आपको भी नहीं है ना हमको है, क्योंकि हर चैप्टर को बताना भी है। हाइजन प्रिंसिपल और डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाना है, ये तो थ्योरी है ना। इंटेंसिटी ऐसे घटते जाता है, आपको याद है। आपको याद रखिएगा सिंगल स्लिट में सेंट्रल का डबल होता है विड्थ बाकी के विड्थ के, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर सवाल भी है। ठीक है, सेंट्रल विड्थ जस्ट डबल होता है बाकी के। हाँ, अब YDSC एक्सपेरिमेंट में एक के अगर हमने 50% कर दिया, यहाँ देख रहे हैं एक स्लिट को ढक दिया है ग्लास से ताकि उसका इंटेंसिटी घट के कितना परसेंट हो जाए, 50% से घट जाए। तो बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, I मैक्स और I मिनिमम। तो आपको पता है ना कि I1 अगर I0 है तो I2 आप 50% मतलब I0/2 कर दीजिएगा। ठीक है, और I मैक्स का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम का फॉर्मूला होता है जस्ट इसका उल्टा, मतलब सॉरी उल्टा नहीं, √I1 माइनस हो जाता है √I2 का होल स्क्वायर। तो I1 में I0 पुट करो, I2 में I0/2 पुट करो, आराम से देखना आंसर आएगा √2 + 1, क्योंकि बहुत बार बनाए हुए हैं, √2 - 1 का होल स्क्वायर यही छोड़ देना है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी अभी आप इतने बार सीख चुके हैं, मैक्स मिनिमम वाला ही, गड़बड़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज 25/16। रेशियो दिया है 25/16, तो विड्थ का रेशियो क्या होगा। विड्थ का रेशियो वही होता है जो इंटेंसिटी का रेशियो होता है, हम जान लेते हैं ये बात कि I1/I2 वही होता है जो W1/W2 होता है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है I मैक्स बाय I मिनिमम दिया हुआ है 25/16। I मैक्स क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये 5/4 हो जाएगा। यहाँ से I1/I2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो ये आएगा वही विड्थ का रेशियो हो जाएगा W1/W2, है ना। और इंटेंसिटी का रेशियो इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का रेशियो का स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एम्पलीट्यूड पूछेगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये भी सवाल आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा मेरे ख्याल से 9:1 आना चाहिए, उम्मीद तो वही है, या 81:1 शायद, स्क्वायर हाँ 81:1 चेक कर लीजिएगा। तो विड्थ का रेशियो वही होगा 81:1। आंसर ऐसे ही बनाना है जैसे हम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर YDSC में ये देखिए, पानी में अगर डाल दीजिएगा तो एंगुलर फाइंड द स्पेसिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, YDSC में वेवलेंथ दिया हुआ है, देखो 600 नैनोमीटर, और फ्रिंज विड्थ जो एंगुलर विड्थ उसका वैल्यू क्या होता है λ/d। ठीक है ना, थीटा दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, स्मॉल डी क्या होगा पूछ रहा है, डायरेक्ट बन जाएगा, कोई खास मेहनत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, थीटा दिया हुआ, हाँ याद रखिएगा कि थीटा का वैल्यू डिग्री में दिया है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 को π/180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद 42 हो गया। 43 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 भी हो गया। हाँ 43, YDSC एक्सपेरिमेंट में लिखा है कि हाँ नित्या गेट खोलते ही तुम आ गए, आने दो मत रोको, आए दो भाई, बच्चों का एग्जाम उसे ही क्या करेगी, खेलने दो इसको। आओ नित्या, हाँ आओ, वैसे भी हम ऑडियो में बनाते हैं, वीडियो तो है नहीं। हाँ आ जाओ बैठो। नहीं जाएगा इसी में, नित्या भी 2-3 सवाल बता देगी। क्या है, क्या नित्या, ठीक है अब जान लेते हैं, हमको लिखने दो प्लीज। हाँ, फर्स्ट मिनिमा फॉर रेड लाइट 660 नैनोमीटर है और फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ सम अदर। अच्छा ये डिफ्रैक्शन है, 43 नंबर डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में बोलता है कि फर्स्ट मिनिमा जो है किसी और के फर्स्ट मैक्सिमा से कोइंसाइड किया है, तो उस जो दूसरे के मैक्सिमा से कोइंसाइड किया है, जहाँ भी मिलेगा वाई तो सेम होगा, तो वाई जो मिनिमा का है वही दूसरे वाले का मैक्सिमा होना चाहिए, दूरी सेम होना चाहिए। अब याद देखिए मिनिमा का फॉर्मूला होता है फर्स्ट, है ना, तो n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, तो n का वैल्यू 1, और मैक्सिमम में हो जाएगा 3/2, क्योंकि n + 1/2 होता है, लेमडा डैश कैपिटल D बाई स्मॉल डी, कैपिटल D स्मॉल डी दोनों से कट गया, लेमडा डैश निकल जाएगा 2 λ/3, लेमडा का वैल्यू 60 है, तो लेमडा डैश इक्वल टू 2 × 660 बाई में 3,
ये हो गया 220 × 440 नैनोमीटर। ठीक है, अब नित्य आगे है, वो आसान कर रही है। तो अभी ये 45 नंबर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, थ्योरी है प्लस न्यूमेरिकल है, जो डायरेक्ट बन जाएगा। तो ये पहला वीडियो इसका बनाया है। अभी अगले टॉपिक पे भी जाएंगे, आप इसको देख लीजिए एक बार। ये अपलोड कर दे रहे हैं अभी तो हम, और उसके बाद रात तक में 2 और चैप्टर्स जो आपको चाहिए वो बता देंगे, तो वो चला जाएगा। नहीं तो हम सारे चैप्टर्स बना के भेज देंगे, थोड़ा डिटेल में बनाएंगे। ये पहला है। और शांति